हेलो नमस्कार गुड इवनिंग नर्मदे हर जय महाकाल सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का एक बार फिर एमपी उत्कर्ष चैनल में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और आप सबके लिए एमपी पटवारी एग्जाम को टारगेट करके हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और इस सेशन में आज आपको मिलने वाले हैं आपको पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं सेशन का, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हां साथियों, हम सबने ठान रखा है अब की बार पटवारी पार। तो जय हो, जोहार हो, पटवारी एग्जाम पार ही पार हो। माता पिता का सपना पूरा करना है और शिद्दत के साथ मेहनत करनी है। तो चलिए ये अगले 1 घंटे आप बिल्कुल शिद्दत से मेहनत करने के लिए और पूरे मन से बिल्कुल आप क्या कर लीजिए, फोकस कर लीजिए आंसर करने के लिए। आपके बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह मिलेगा और इनके आंसर करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है, उनको आंसर करना है आपको। लीजिए भाई, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, तारा जी, जागृति जी, रवि जी, तपस्या जी, सतीश जी, बिल्कुल भाई सभी का तहे दिल से, पूजा सूर्या जी, सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। यशवंत जी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो भाई सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है सभी को। विजय जी का भी स्वागत है। तो ये लीजिए पहला प्रश्न ये रहा, ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन कितनी स्वतंत्र संस्थाओं को मिलाकर हुआ है? अच्छा प्रश्न है, बताओ। और इस प्रश्न को आप समझ पा रहे हो, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, यह कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन संविधान के अनुच्छेद 243C में ग्राम पंचायत का गठन बोला गया है, ठीक है। और ग्राम पंचायत का गठन पूछ रहे हैं कितनी स्वतंत्र संस्थाएं। तो देखो कितनी स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं इसमें। यदि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन कितनी स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, तो आप देखो इसमें होती है एक ग्राम सभा, ठीक है। क्या होती है भैया? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही क्या आ जाएगी? आपकी ग्राम सभा भी आ जाएगी, ठीक है। फिर यदि हम देखें इसी में आप क्या बोल रहे हो, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। और इसी के अंतर्गत आ रहा है ग्राम न्याय, ठीक है, न्याय पंचायत, जिसे आप क्या कहते हो, न्याय पंचायत। इन तीन को आपने मिलाया है, ये स्वतंत्र संस्थाएं, और इन 3 स्वतंत्र संस्थाओं को मिलाकर किसका गठन होता है, क्या बनती है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत से मिलकर बनती है, ठीक है। अब देखो इनमें यदि हम देखें, ग्राम सभा की भूमिका जो होती है वो व्यवस्थापिका की होती है। इसकी भूमिका क्या मानी गई है? व्यवस्थापिका की मानी गई है। तो व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका। यदि आपको पूछा जाए, ऑप्शन दे दें ऐसे करके, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, और आपको दे दें निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थापिका है, तो निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा व्यवस्थापिका है। फिर देखो इसमें आपको पूछेंगे कि कार्यपालिका कौन है, तो इसमें कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका की भूमिका में है ग्राम पंचायत। कार्यपालिका की भूमिका में क्या है? तो यदि इसमें देखें, ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है? व्यवस्थापिका की होती है। ग्राम पंचायत की क्या होती है? कार्यपालिका की होती है। और न्याय पंचायत की क्या होती है? तो न्यायपालिका की भूमिका होती है। अब इसमें यदि हम देखें, तो इसमें तो गांव के सभी जो मतदाता सूची में शामिल जिन जिन का नाम है, ठीक है, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। मतदाता सूची में जिन भी गांव के वयस्कों का नाम है वो सभी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं किसके? ग्राम सभा के। ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत ध्यान रखना ग्राम स्तर पर तो सरपंच जी आते हैं। और आपसे पूछ लेंगे ग्राम स्तर पे कार्यपालिका के अंतर्गत कौन शामिल है, तो ध्यान रखना ग्राम सभा के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, तो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे? सरपंच आएंगे साहब, उप सरपंच जी आएंगे, ठीक है। और कौन आएगा? तो फिर आपके पंच आएंगे। और कौन आएगा? तो ग्राम सचिव आएगा, ठीक है, ग्राम सचिव। ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसे ध्यान में लेके चलना है। 3 इज राइट आंसर। ऐसा प्रश्न मिले तो बना लेना। और यदि प्रश्न बने कि भाई कार्यपालिका की भूमिका में कौन है, व्यवस्थापिका की भूमिका में कौन है, कार्यपालिका ग्राम स्तर पे कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, तो सरपंच, उप सरपंच, पंच और ग्राम सचिव। बना लेंगे आप क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न का आंसर हुआ 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा,
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राइट टू रिकॉल का प्रयोग स्थानीय निकायों में पल्लविका पटेल, ध्यान रखिएगा, राइट टू रिकॉल, ठीक है, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हो, ठीक है, कि मतलब किसी को जनता द्वारा, जनता ने क्या कर लिया, ठीक है, मैं चुनाव लड़ा, ठीक है, मेरी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मैं उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, मुझे ग्राम पंचायत का निवासी होना भी आवश्यक है, मैं किसी ऐसे मतलब लाभ के पद पे नहीं हूं, सरकारी कोई कर्मचारी वगैरह नहीं हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या होगा, जनता ने मुझे क्या कर लिया, सरपंच चुन लिया, या जनपद अध्यक्ष चुन लिया गया है, मुझे जनपद सदस्य चुन लिया गया है। लेकिन अब जनता ये चाहती है कि नहीं, ये गुरु, ये सरपंच ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके तहत राइट टू रिकॉल का अधिकार देने वाला, ध्यान रखना, राइट टू रिकॉल का अधिकार देने वाला पंचायती राज के अंतर्गत, ठीक है, पंचायती राज के अंतर्गत राइट टू रिकॉल का अधिकार देने वाला पहला राज्य है प्रभु, कौन, हमारा प्यारा एमपी, ठीक है, हमारा प्यारा एमपी। और यदि पल्लविका पटेल की बात करें तो जिन्हें राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाया गया था, ये थी आपकी कौन, अनूपपुर जिले की यदि हम देखें तो कौन, ये हैं पल्लविका पटेल, जिन्हें राइट टू रिकॉल के तहत वापस बुलाया गया था। देश में राइट टू रिकॉल का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है, एमपी है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिव का कार्य कौन सा होता है। ग्राम पंचायत के सचिव की बात की जा रही है, ग्राम पंचायत सचिव। तो देखें भाई, सबसे पहले तो ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार क्या करती है इसकी, राज्य सरकार ये क्या करती है, नियुक्ति करती है। किसकी नियुक्ति करती है, तो ये ग्राम सचिव की नियुक्ति करती है। ग्राम सचिव ये ग्राम सेवक भी कहलाता है, ग्राम सेवक होता है। ये यदि हम देखें तो गैर निर्वाचित, ग्राम पंचायत का गैर निर्वाचित सदस्य होता है, ग्राम पंचायत का गैर निर्वाचित, जैसे सरपंच, पंच, उप सरपंच सब निर्वाचित हो रहे हैं, लेकिन ये गैर निर्वाचित सदस्य है, ठीक है। नियुक्ति कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है, सरकार द्वारा हो रही है। और ध्यान रखना, ये प्रशासनिक कर्मचारी है, ठीक है, प्रशासनिक एक क्या है भाई, कर्मचारी है। ग्राम सेवक इसी को कहते हो, ठीक है, किसे, ग्राम सचिव को कहते हो। अब ग्राम सचिव की जो भूमिका या कार्य हैं वो मूल रूप से क्या है, तो जो भी आपके जो भी वार्षिक योजनाएं बन रही हैं, वार्षिक जो वित्तीय विवरण हैं आपका, एक प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है, वित्तीय योजनाएं, इन सब का लेखा जोखा रखना इसका क्या है, मूल रूप से कार्य है। जैसे रजिस्टर्ड रिकॉर्ड और रजिस्टरों की मरम्मत, ठीक है, या उनका लेखा जोखा रखना। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता तो ये कभी नहीं करता है, ग्राम सभा की बैठक ऑर्गेनाइज कराता है प्रभु, है ना, ये कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा बैठक की, है ना, बैठक ऑर्गेनाइज कराता है और बैठकों का आयोजन जरूर कराता है ग्राम सचिव, लेकिन अध्यक्षता कभी नहीं करता है। फिर देखो, ग्राम सभा के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाता, जो भी ग्राम सभा के प्रस्ताव होते हैं, जो ग्राम सभा में रखे जाते हैं, ग्राम सभा द्वारा उन्हें मंजूर किया जाता है, उनके क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। फिर ग्राम सभा की बैठकों का कार्य विवरण तैयार करना, ग्राम सभा की जो भी बैठक है उसमें क्या क्या कार्यों पर चर्चा होंगे उसके सारे कार्य विवरण तैयार करना। इसके अलावा आपके जो भी आपके अधिनियम हैं, ठीक है, अधिनियम, नियम, ठीक है, आदेश, विभागों के आदेश, जो भी अन्य विभागों के आदेश होंगे, इनका पालन सुनिश्चित कराना, इनका पालन सुनिश्चित करना कि भाई इनका पालन हो। जैसे कि आपने देखा कि एक पंचायत वेब सीरीज जिसमें दिखाया गया कि एक स्लोगन है, ठीक है, जो आपके मतलब यदि देखा जाए तो जन्म दर से संबंधित है, ठीक है, एक स्लोगन आता है, उस स्लोगन को उसे गांव की दीवारों पर लिखाना होता है, ठीक है, गांव की दीवारों पर लिखाना होता है कि एक बच्चा मीठी खीर, ऐसे कुछ करके, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्लोगन उसे लिखवाना रहता है गांव की दीवारों पर, ठीक है। और जब वो स्लोगन गांव की दीवारों पर लिखाना रहता है तो गांव वाले विरोध करने लगते हैं, भाई
ठीक है, कुछ लोग कह रहे ये तो बड़ा खराब स्लोगन है, लेकिन वो समझाता है लोगों को, सरपंच जी को समझाता है कि देखो आदेश आया है गुरु, आदेश ये नहीं मानेंगे तो मेरे ऊपर मतलब आदेश ना मानने के लिए मेरे ऊपर क्या हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, ये आदेश आया है इसका अनुपालन करना है। फिर दूसरा आपने देखा, दूसरा जो सीजन आया इसमें आपने खासकर देखा कि ओडीएफ घोषित हो जाता है गांव, ठीक है, मतलब आपका शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त घोषित हो जाता है। सभी के घर में क्या है, वहां पर शौचालय बना दिए गए हैं, ये बात तय हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग खुले में जाते हैं, वहां पे गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को खुले में जाने की आदत है। वहां पर बीडीओ साहब का फोन आता है कि मैडम आने वाली हैं गुरु, ठीक है, निरीक्षण करने के लिए, यदि कोई भी दिख गया ना खुले में तो तुम्हारा दर्जा गया गांव का। तो फिर वो अनाउंस कराता है, सब लोगों को बोलता प्रभु कोई जाना नहीं खुले में। तो ये सारी चीज सुनिश्चित करना, अधिनियम नियमों को, विभागों के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करना किसका काम है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सचिव का है, ठीक है। नमस्ते संजय अहिरवार जी, नमस्ते, आप भी आ गए, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, चलो इसमें यदि हम देखें तो आंसर क्या हो रहा है, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। समझ पा रहे हो कंडीशन को? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली आईएसओ प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी है? अच्छा प्रश्न है, जरा मुझे बता दीजिए। सबसे पहले हम बात लेकिन किसकी कर लेते, जैत ग्राम की या ग्राम पंचायत की बात करें तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के सीहोर में है। कहां पर है भाई, सीहोर में है, ये ध्यान में लेके चलो। फिर इसके बाद आप ध्यान में लेके चलो कि 8 फरवरी 2022 से यहां पर गांव का जन्म दिवस, अब आपको अपने ग्राम पंचायत, अपने गांव का जन्म दिवस मनाना होगा, ठीक है। तो गांव का जन्म दिवस मनाना मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ किया गया है कि गांव का जन्म दिवस क्या होगा, जन्म दिवस मनाया जाएगा। और ये कहां से प्रारंभ हुआ है, तो 8 फरवरी को प्रारंभ हुआ है, जैत ग्राम से हुआ है। क्यों हुआ है जैत ग्राम से, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, सीएम का क्या है, हम कह सकते हैं पैतृक, ठीक है, पैतृक गांव है, ठीक है, पैतृक गांव है किसका, शिवराज सिंह चौहान जी का, ये पैतृक गांव है जैत गांव। अब आपसे पूछा गया है कोदरिया, सभी आंसर कर रहे हैं सर। सर साहेब क्या लिख रहे हो? हेमंत सिंह जी क्या कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भाई, आप जरा अच्छे से बताओ यार। ठीक है, यहां पर सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है। कोदरिया ये कहां पर है भाई, तो कोदरिया है इंदौर में, ठीक है, इंदौर में। और इसे 2015 में आईएसओ 2001, ठीक है, प्रमाण पत्र मिल चुका है किसे, कोदरिया ग्राम पंचायत, जो कि कहां पर है, इंदौर में है। ध्यान रखना 9001 मिला हुआ है, 2001 नहीं 9001 है, ठीक है। और यहां पर महिला जो आपकी यहां की थी महिला सरपंच, ठीक है, महिला सरपंच जी के नेतृत्व में ये पुरस्कार जीतने वाली मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत है, ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ग्राम पंचायत है। कौन सी है, तो कोदरिया। और कोदरिया कहां है भाई साहब, इंदौर में है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, ग्राम पंचायत, जैत ग्राम पंचायत लिखी है, जो कि सीहोर में है, सीएम का पैतृक गांव है। स्टडी सर्कल कह रहे हैं कि नमस्ते सर जी, मैं आपकी ऑफलाइन क्लास का जबलपुर में स्टूडेंट था। भाई स्वागत है। अब आप स्टडी सर्कल नाम से तो मैं आपको नहीं जानता हूं, ठीक है, आप अपना वास्तविक नाम बताएं तो शायद पहचान जाऊं। चलिए देखो, ऑर्गेनाइज जो कराएगा, पहली बैठक जो होती है जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ, उसकी जो पहली बैठक होगी वो सरपंच बुलाएगा, ठीक है, जगह तिथि तय करेगा, कौन, सरपंच। पहली बैठक बस सरपंच बुलाएगा, फिर अगली बैठक की तिथि और जगह जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसमें तय कर लेते हैं। और उसके बाद जो उसका आयोजन कराता है, उसे ऑर्गेनाइज जो कराता है वो ग्राम सचिव कराता है, ग्राम सचिव कराता है ऑर्गेनाइज, ठीक है विजय जी। चलो इसका आंसर हो गया ना, इसका आंसर ए। नेक्स्ट देखो,
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थी को कौन मंजूरी देता है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को कौन मंजूरी देता है? ठीक है, अब देखें ग्राम पंचायत के अंतर्गत, है ना, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी आपकी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, कल्याणकारी योजना है, ठीक है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, ठीक है, या जितने भी गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन के कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें आप गरीबी उन्मूलन की बात कर लो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात कर लो, रोजगार सृजन की बात कर लो, या आपके जो आवास योजनाएं हैं उनकी बात कर लो, आवास योजनाएं, इनमें जो लाभार्थी हैं, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है, इसके भी लिए भी लाभार्थियों को कौन मंजूरी देता है? ग्राम पंचायत स्तर पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनके लाभ पाने के लिए। तो इन सब के लिए लाभार्थी जो होते हैं, लाभार्थियों को मंजूरी कौन देता है भाई साहब? तो लाभार्थियों को मंजूरी देता है ग्राम सभा देती है ना। कौन देगी? ग्राम सभा देती है। ग्राम सभा आपने देखा कि जो भी आपके वित्तीय लेखा जोखा है इनकी जांच करना, ठीक है, वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करना, आर्थिक विकास की योजनाएं बनाना, ठीक है, गांव में जो भी आपके कल्याणकारी या जो भी विकास योजनाएं हैं उन पर भी चर्चा करना, ये सब काम किसके हैं? ग्राम सभा के। इसके अलावा जो आपकी कल्याणकारी योजनाएं जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, रोजगार सृजन है, आवास योजनाएं, इनके लाभार्थियों की मंजूरी भी कौन देता है? ग्राम सभा ही देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? ग्राम सभा इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? तो हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है कि इसका मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, जो जनता है उसके हाथों में राजनीतिक अधिकार देना, ठीक है, जो जनता है उसमें उसके हाथों में राजनीतिक अधिकार देना। और आपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से यही किया है। स्थानीय स्तर पे जो जनता है उसे क्या देने के लिए? अधिकार देने के लिए आपने ये काम किया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका क्या है? सिद्धांत या लक्ष्य किसका? पंचायती राज का, ठीक है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को किसके शासन द्वारा नियुक्त किया गया था? पंचायती समितियों पे हालांकि मैं जो समितियां हैं उन पर केवल अलग से ही आपका क्लास रहेगा और कोशिश करूंगा कल पंचायती समितियों पर ही क्लास हो और उनकी सिफारिशों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उनसे प्रश्न हम लेने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें यदि हम लोग यहां पर देख रहे हैं पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को किसके शासन द्वारा नियुक्त किया गया था, यह पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अशोक मेहता समिति। पहले भी कई बार वैसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन ही होगा। अशोक मेहता समिति, है ना, इनका नाम दो वर्ड में इनका नाम आ रहा है, अशोक और मेहता में, ठीक है। यानी कि निश्चित रूप से इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही होगी, मंडल स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसका जो गठन है साथियों, ठीक है, ये 1977 में किया गया था, 1977 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये मुरारजी देसाई जी के समय किया गया था, मुरारजी देसाई जी के समय किया गया था, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और ये किससे थे? जनता मुरारजी देसाई जनता दल, ठीक है, जनता दल से ये थे। तो जनता दल पार्टी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यूपीए, एनडीए, कांग्रेस? नहीं भाई, ये आ जाएगा जनता दल पार्टी, है ना, जनता दल पार्टी आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखें गठन कब हुआ था 1977। इसके कितने सदस्यीय थी, तो ये 13 सदस्यीय समिति थी। कितनी सदस्यीय थी, 13 सदस्यीय समिति थी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाता है सिफारिश इसकी कब आई थी, इसकी रिपोर्ट कब आई थी या इसकी सिफारिश कब आई थी, तो इसकी सिफारिश कितनी थी, सबसे पहले तो देख लो 132 थी और सिफारिशें कब आई थी, 1978 में आई थी, है ना। इनकी सिफारिशों में सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। पंचायती राज की बात कही थी। किसने कही थी द्विस्तरीय पंचायती राज की बात, तो ये की थी अशोक मेहता। सबसे इंपॉर्टेंट है 13 सदस्य 132 सुझाव। वेरी गुड। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है, जनपद पंचायत का गठन, बहुत अच्छा प्रश्न है, जनपद पंचायत से संबंधित है। जनपद पंचायत से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनपद पंचायत की यदि बात की गई है तो ध्यान रखना इसका जो गठन है ये ब्लॉक स्तर पे किया जाता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे, विकास खंड स्तर पे आप कह सकते हो, ब्लॉक स्तर पे इसका गठन किया जाता है। यदि हम बात करें जनपद पंचायत में तो इसमें जो वार्ड होते हैं वो कितने वार्ड हो सकते हैं, तो इसमें जो वार्ड होते हैं वो 10 से लेकर 25 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, 10 से लेके 25 वार्ड हो सकते हैं। और इसमें वार्ड मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र, तो एक निर्वाचन जो क्षेत्र होता है, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर होता है ये पूछ सकते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनसंख्या कितनी चाहिए होती है, तो 5000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो जनपद पंचायत किस स्तर पे होती हैं, ब्लॉक स्तर पे होती हैं। वार्ड देखो, आपने पंचायत में वार्ड देखे थे, पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, पंचायत में ध्यान रखना 10 से 20, न्यूनतम 10 अधिकतम 20। इसमें कितने होते हैं, न्यूनतम 10 अधिकतम 25। ठीक है, ध्यान रखना। और एक निर्वाचन क्षेत्र पे कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है, इसमें 5000 की जनसंख्या होना अनिवार्य है। ठीक है, किसमें, तो ध्यान रखना ठीक है, तो 5000 की जनसंख्या अनिवार्य होती है, यह भी आप क्या रखें, ध्यान में लेके चलें। और जनपद पंचायत विकास खंड स्तर पे होते हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं, कितने विकास खंड हैं, यह यदि हम देखें मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड हैं, तो 313 विकास खंड हैं। कितने, 313। तो जनपद पंचायत कितनी हो जाएंगी, जनपद पंचायत कितनी हो जाएंगी, जनपद पंचायत भी कितनी हो जाएंगी, जनपद पंचायत भी आपकी 313 हो जाएंगी। ठीक है, 313 हो जाएंगे। सर एनडीए कौन सी समिति होती है, एनडीए तो मैंने कहीं बोला ही नहीं है। ठीक है, एनडीए समिति नहीं है, ये आपके क्या होते हैं, देखो यूपीए गवर्नमेंट जब कांग्रेस अलायंस बनाती है तो उसे, उस संगठन को यूपीए कहते हो। और जो आप बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जब एक साथ आती है तो उसे एनडीए कहते हैं। जैसे अभी कहते हैं कि एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, शायद मुझे अभी मैं मतलब जो मेरे ध्यान आ पा रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, एनडीए, तो ये पार्टी है, गठबंधन है एनडीए। हाँ बिल्कुल, सुनील मीना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमर सिंह जी बोल रहे हैं मैंने पढ़ाया है स्कूल में बच्चों को। ओके, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से। विकास खंड स्तर पे जनपद पंचायत। अब देखो जनपद पंचायत में यदि हम देखेंगे तो इसके जो सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत सदस्य, ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन आप सभी जानते हो, जब जनता सीधे वोट देती है। अध्यक्ष कैसे होते हैं भैया, अध्यक्ष कैसे होते हैं, अध्यक्ष तो ध्यान रखना ये अप्रत्यक्ष रूप से, सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष को चुना जाता है। और अब आयु कितनी कर दी गई है मध्य प्रदेश में, जनपद पंचायत अध्यक्षों की आयु, इनकी आयु भी, अध्यक्ष की आयु भी कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष कर दी गई है। जनपद पंचायत अध्यक्षों की आयु भी कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, चंचल श्रीवास्तव जी काफी दिनों बाद दिख रही हैं, स्वागत है। अमर
जब आप मेरा नाम अमर बोलते हो तो अमर क्या बोलना है फिर मुझे? अमर सिंह आपका नाम है, ठीक है। तो 21 वर्ष कर दी गई है। इसका आंसर क्या हो गया है भाई? इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। आगे बढ़ें। और जनपद पंचायतों में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? CMO, ठीक है। CMO होता है, ठीक है। CMO नियुक्त किया जाता है ना, ठीक है। चलो, राज्य लोक सेवा द्वारा इसका चयन किया जाता है। CEO नहीं, CMO बोल रहा है मैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बोला मैंने। राज्य लोक सेवा आयोग में द्वारा चयन किया जाता है इसका ना, ठीक है। कुंवर अजय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। चलिए नेक्स्ट देखें। मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें? ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, 313। कितनी जनपद पंचायतें हैं भाई साहब? 313 है, ठीक है, 313 है। नेक्स्ट देखें। भारत के संविधान का भाग 9, ये 9 है ना, 9 है। भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 किससे संबंधित है? देखो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये भाग 4 है, ये 4 है, भाग 4 है। एग्जाम में ऐसे आ जाता है, कई साथी हमारे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो भाग 9 की बात की गई है। भाग 4 में क्या है? DPSP है, DPSP है। और इसके आर्टिकल 40 में, इसके आर्टिकल 40 में पंचायती राज के गठन का बात किसे कहा गया है? राज्यों को कहा गया है। जबकि भाग 9 की बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती, ठीक है। संविधान का भाग 9 की बात कर रहे हैं, भाग 9, ये किससे संबंधित है? तो भाई इसके बारे में देख लो, ये पंचायती, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान, 73वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। संशोधन किया गया, कब किया गया? 1993 में किया गया, ठीक है। और इसमें यदि हम देखें तो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए हैं, ठीक है। तो 16 नए अनुच्छेद, ठीक है, या हम सब आर्टिकल कह सकते हैं, नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। किस में जोड़े गए हैं? भाग 9 में, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित। नहीं, भाग 9 अनुच्छेद 40, ये 40 तो ये DPSP में है, यहां अलग है, ठीक है। अनुसूची कौन सी? 11वीं जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय है, ठीक है। चलिए, अनुसूची कौन सी है? अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 11वीं है, ठीक है, 11वीं है, जिसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय यदि पूछे जाएंगे तो इसमें विषय 29 है। PQ कोई भर्ती आई है क्या? अभी तो कोई नहीं आई है। ITI के सुन रहे हैं? ITI की आई है, हाँ शायद। ऐसे चर्चित भर्ती तो अभी कोई नहीं आई है, अभी तो मेरी नज़र में नहीं है, अभी तक जानकारी में नहीं है। किसको एक बार और बता दूं? चलो, ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो भी निधियां हैं उनकी उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताएं भाई। बताइए। चलिए, चिंता मत करिए, अभी आगे प्रश्न आ रहे हैं, उसमें और भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए, इसमें
यदि हम बात करें तो ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जनपद पंचायत द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी निधियां होती हैं उनकी उपयोगिता के लिए जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो किसके द्वारा? जनपद पंचायत के द्वारा जारी किया जाएगा। अब देखें, निम्नलिखित में से पंचायत का कौन सा स्वरूप भारत के पंचायती राज की संवैधानिक प्रणाली का भाग नहीं है? बताइए। ठीक है, जो हमारे यहाँ कितने स्तरीय पंचायती राज है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है, पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज है। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में यदि हम बात करेंगे, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में यदि हम बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में हम बात करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत आती है, ठीक है, जनपद पंचायत आती है, और जनपद पंचायत के बाद जिला पंचायत आती है, जिला पंचायत आती है। तो 3 स्तर हैं, इनमें कहीं पर भी खाप पंचायत नहीं है। ये एक पारंपरिक है, ठीक है, पंचायत है, एक पारंपरिक पंचायत है। और खाप पंचायत का प्रचलन ज़्यादातर कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? इसका प्रचलन हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में है। किस पंचायत का प्रचलन? खाप पंचायत का प्रचलन। आंसर क्या हो रहा है? डी इज राइट आंसर, है ना। ये तो हमारे पंचायती राज में है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर कर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर देखो, कल हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत स्तर पर कर लगाने की शक्ति किसकी है? ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत कर लगा सकती है, ठीक है, कर लगाने की शक्ति उसी के पास है। लेकिन इस प्रस्ताव को अनुमोदित कौन करता है? ठीक है, इसे अनुमोदित करने की शक्ति किसके पास है? जनपद पंचायत को है। इसे अनुमोदित करने की शक्ति किसके पास है? यदि अनुमोदित कौन करता है? जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत स्तर पर यदि आपको क्या करना है? जनपद पंचायत स्तर पर कर लगाना है, कर के जो प्रस्ताव होता है जनपद पंचायत स्तर पर कर का प्रस्ताव जो होता है, इसे अनुमोदित जिला पंचायत करती है। इसे जिला पंचायत अनुमोदित करती है, जिला पंचायत अनुमोदित करती है। तो ऐसा है, ग्राम पंचायत का यदि स्तर पर कर लगाने या शुल्क लगाने का प्रस्ताव जो है वो कौन अनुमोदित करेगा? लगाने की शक्ति किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास है। लेकिन उस प्रस्ताव को अनुमोदित कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत जनपद पंचायत करेगी। और जनपद पंचायत स्तर पर यदि कोई कर लगाना है तो इसे जिला पंचायत द्वारा क्या किया जाएगा? अनुमोदित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, आरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखिएगा, यदि हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं, ठीक है, महिलाओं को ठीक है, पंचायती राज में, पंचायती राज अधिनियम में, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम में यदि हम बात करें, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम में कितने प्रतिशत आरक्षण है? अधिनियम में आरक्षण, इसकी यदि हम बात करें, यहाँ पर कितने आरक्षण की बात की है? तो पंचायती राज अधिनियम में 33% आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन राज्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार, और राज्यों में सबसे पहले हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम, नोट कर लीजिएगा, भारत में जिन्हें जानकारी ना हो वो, भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम यदि हम देखें तो महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को 50%, महिलाओं को 50% आरक्षण, ठीक है, आरक्षण देने वाला जो राज्य है, देने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? देने वाला राज्य ये है बिहार। ठीक है, ये कौन है भाई? ये है बिहार, है ना, बिहार। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश ने भी दिया, ठीक है, और कितने प्रतिशत? 50% आरक्षण हमारे मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को प्राप्त है 2007 से, है ना। पहले 33% था। यादव जी बिल्कुल सही कमेंट किए हैं, बहुत बढ़िया यादव जी, ठीक है, वेरी गुड यादव जी, बहुत बढ़िया। तो देश का पहला राज्य कौन था? बिहार। हमारे मध्य प्रदेश ने इसके बाद दिया, और 2007 से हमारे मध्य प्रदेश ने दिया हुआ है। ठीक है, महिलाओं को पहले देखें, वो अभी देखें, यदि हम बात करेंगे तो 33% किसमें है? पंचायती राज अधिनियम में अभी भी 33% है। लेकिन हमने फिर क्या कर दिया है, राज्यों ने अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार, जैसे बिहार ने भी 50% दिया, हमने भी 50% दे दिया। ठीक है,
एम धाकड़ जी बोल रहे हैं कि सर रात दिन पढ़ने से रात दिन पढ़ने से सर दर्द करता है। भाई रात और दिन नहीं पढ़िए, थोड़ा सा सोइए भी, ठीक है। अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, ठीक है। यदि आप प्रॉपर 12 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे भी उठ जाइए, ठीक है। लेकिन कुमार सर की भी क्लास करनी होती है। यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 6 बजे, 6 घंटे की ही नींद कर पाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो दोपहर में आप 1-2 घंटे का समय निकालिए। तो दोपहर में 1 या 1.5 घंटे आप थोड़ा सा सो लीजिए, आराम कर लीजिए। तो जब दोपहर में भी आपकी नींद होती है ना, तो आप क्या करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है अभी आपको नींद आ रही हो, यदि आपने दोपहर में नहीं सोया, लेकिन यदि दोपहर में आधा घंटे भी सो लेते हो ना, तो इस समय ना आपका दिमाग एकदम बहुत शांत होता है, कूल होता है, और एकदम फोकस करके आप पढ़ पा रहे होते हो रात में, रात्रि में भी, है ना, ठीक है। और रात्रि में कोशिश करें कि 12 साढ़े 12 तक तो आप सो ही जाए, है ना, और सुबह 6 बजे उठ जाए। फिर 6 बजे जब आप उठ जाएंगे, एक बार थोड़ा सा क्लास आप कर लेते हैं, कुमार सर की कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चल दीजिए, छत पे टहल लीजिए, बाहर निकल जाइए, धूप ले लीजिए 9 बजे से पहले। एंड देन उसके बाद फिर आप अपने जो भी दिनचर्या है उसको करने के बाद फिर से आप पढ़ाई पे मन लगाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है। फिर दोपहर में जब आपने 1-2 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद 2 से 3 या फिर 1 से 2, जितना भी आपको समय मिलता है, आधा 1 घंटे 1.5 घंटे आप उसमें सो लीजिए, वहां पर सो लीजिए, तो थोड़ा और मन अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा इवनिंग के समय यदि कुछ समय मिलता है तो कुछ सॉन्ग सुन लीजिए, अच्छे संगीत सुन लीजिए, ठीक है। मेरा मानना है कि सिर्फ रील मत देखिए। रील यदि आप देखते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो ना वो क्या करती है ना, ऐसा अट्रैक्शन है रील का कि आप उसमें टाइम का पता नहीं चलता और आप ना सेटिस्फाई भी नहीं होते हो। आपने देखा होगा रील्स देखने पे ना आप सेटिस्फाई भी नहीं होते हो, आपको लगता जाता है कि यार और भी कुछ अच्छा, और भी कुछ अच्छा, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। इस वजह से ना वो अट्रैक्ट करती है आपको, तो आप रील्स को ना फिर छोड़ नहीं पाते। आप देखते हो कि यार कितना, वो आधा घंटा निकल गया, आप सोचते हो चलो 10 मिनट देखूंगा, लेकिन आधा घंटे फंसे रह जाते हो। उससे अच्छा है कि आप एक गाना सुनिए, उस पूरा गाना सुन लीजिए, तो एक कंप्लीट करने की एक प्रवृत्ति बनेगी कि हाँ मैंने चीज को क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। तो आपने गाना पूरा सुना, गाने को पूरा सुनिए, संगीत को सुनिए बहुत अच्छे से, जिस तरीके का भी संगीत आपको पसंद है उसको सुनिए, ठीक है। तो ये कर सकते हो, माइंड काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, है ना। कोई अच्छी शॉर्ट मूवी देखना है या कोई मूवी है, मूवी को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। जैसे मेरे पास समय नहीं होता तो मैं कभी मूवी को क्या करता हूँ, स्टार्टिंग का पहले आधा 1 घंटे देख लिया, फिर बीच में समय मिला फिर आधा 1 घंटे देख लिया। कई बार ऐसा होता है कि एक मूवी को मैं 1-1 हफ्ते में देख पाता हूँ पूरी। ऐसे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। धैर्यवान बनाती हैं ये चीज़ें आपको कि चलो यार बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो इससे फोकस भी बढ़ता है, जब आप सेटिस्फैक्शन रहता है बाकी चीज़ों से आपका, ठीक है, फोकस भी स्टडी बढ़ता है। अपने दिमाग को जबरदस्ती मत मतलब वो करो, धक्का मत दो, पुश मत करो कि तू नहीं तू पढ़, फिर तो पढ़ोगे भी ना तो तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और चीज़ों को रटने से ज़्यादा और बाकी चीज़ों से ज़्यादा उसे समझना और सुनना जरूरी है। फोकस के साथ आप सुन लोगे, मैं ही कई बार चीज़ों का रिवीजन कराता हूं, आप मुझे केवल फोकस के साथ जिस दिन सुन लोगे तो 1-2 बार सुनोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को, तो ये चीज़ ध्यान रखो, कोई बात नहीं है, ठीक है। सर दर्द करता है, थोड़ा सा बाम भी लगा लिया करो, है ना? कोई नहीं है तो खुद लगा लो यार, क्या इतना परेशान होना। चलिए देखिए, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य, ये देखो ये यहां पर आ गया, ठीक है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, सीईओ ऑफिसर के रूप में कौन कार्य करता है। तो देखो जनपद पंचायत का अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं करेगा सीईओ का काम, ठीक है। सीईओ होता है, सीएमओ बोल रहा था मैं, सीईओ है वो, है ना। विधानसभा का सदस्य बिल्कुल नहीं करेगा। पंचायत का सचिव ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। पंचायत का सचिव ग्राम सेवक क्यों आएगा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करने आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। राज्य सरकार का एक अधिकारी, ध्यान रखना यहां पर मैं ग्राम पंचायत में मैंने बोला था प्रशासनिक कर्मचारी, राज्य सरकार नियुक्ति करती है और प्रशासनिक नियुक्ति करती है, और प्रशासनिक ये क्या होता है, कर्मचारी। यहां क्या बोल रहे हैं, राज्य सरकार का अधिकारी, जिसका चयन यदि हम देखें, इसका चयन कैसे होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा होता है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सीईओ है। हाँ, कंचन कुशवाहा जी, आरएल बाथम जी, बिल्कुल सीईओ है, ठीक है।
ठीक, नेक्स्ट देखें, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है। जनपद पंचायत की जो स्थायी समितियां होती हैं, ठीक है, स्थायी समिति होती है, स्वास्थ्य समिति होती है, शिक्षा समिति होती है, ये जो समितियां होती हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षीय होता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, ठीक है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखें, किस पंचायत को उन कार्यों को सौंपा जाता है। किस पंचायत, मतलब देखो जिला पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है, 3 पंचायतें हैं। इनमें से पूछ रहे हैं, इन 3 पंचायतों में से किस पंचायतों को उन कार्यों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर, अब देखो यहीं पर आपको क्लू मिल गया। अब इस प्रश्न के आंसर के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है। ऐसे कामों को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जाता है और उनके लिए कृषि, कुटीर उद्योग, अब देखो उद्योग का काम तो ग्राम पंचायत का है ही नहीं। ग्राम पंचायत के जो अनिवार्य कार्य हैं वो उद्योग स्थापित करना तो है ही नहीं, ठीक है। तो कृषि, कुटीर उद्योग आदि जैसे कुछ विशेषज्ञताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेषज्ञताओं की आवश्यकता पड़ती है, ब्लॉक स्तर पर है, ऑब्वियस सी बात है, आंसर क्या होगा? जनपद पंचायत स्तर पर। किस स्तर पर भाई? जनपद पंचायत स्तर पर ऐसे कामों को सौंपा जाता है। किसे सौंपा जाता है? जनपद पंचायत को सौंपा जाता है जिन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है और कृषि और कुटीर उद्योगों के संबंध में विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पंचायती राज व्यवस्था में कृषि, सामाजिक वानिकी और आपातकालीन राहत निम्न में से किसके कार्यों के अंतर्गत आता है, ठीक है। यदि हम देखें पंचायती राज व्यवस्था में आपके कृषि, सामाजिक, देखो यदि स्वच्छता की बात करें, स्थानीय सड़क की बात करें, स्थानीय लाइट की बात करें, पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, ये काम तो ग्राम पंचायत ने ले लिए पंचायती राज स्तर पे, ठीक है। अब कौन से कार्य बोल रहे हैं? कृषि कार्य बोल रहे हैं, सामाजिक कार्य बोल रहे हैं, वानिकी कार्य बोल रहे हैं, आपातकालीन राहत निम्न में से किसके कार्यों के अंतर्गत आता है? तो ये कार्य किसके हैं आप ध्यान रखिएगा, जनपद पंचायत के ये कार्य जनपद पंचायत के हैं, केंद्र सरकार के। ये आंसर कर रहे हो यार, केंद्र सरकार कैसे आंसर कर सकते हो तुम लोग? बोलू तीजित जी कैसे आंसर कर सकते हो? 18 का जनपद पंचायत, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जनपद पंचायतों के दायरे में आता है? कौन सा कार्य जनपद पंचायतों के दायरे में आता है? अब वही देखो, स्थानीय सड़कों का रखरखाव ये कौन कर रही है? ये तो ग्राम पंचायत कर रही है, ग्राम पंचायत कर रही है, ठीक है। स्वच्छता ये ग्राम पंचायत कर रही है, ग्राम पंचायत कर रही है। कृषि और सामाजिक वानिकी अभी लिखा था, यही प्रश्न, ये प्रश्न जो आपका है यहां पर दिया हुआ है प्रश्न और यहां पूछ रहे हैं उत्तर। तो प्रश्न एक जगह प्रश्न बना दिया, एक जगह उसी को ऑप्शन बना दिया है और उत्तर पूछ रहे हैं। तो कृषि और सामाजिक वानिकी, देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा भी मैंने बताया था किसका है? ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों का रखरखाव। लेकिन कृषि और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में कार्य करना ये किसके काम है? जनपद पंचायत के काम है, ठीक है। वृक्षारोपण ग्राम पंचायत का, ध्यान रखना, वृक्षारोपण जो है वो ग्राम पंचायत का ऐच्छिक कार्य है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। और यहां पर जनपद पंचायत के अंतर्गत कृषि और सामाजिक वानिकी इसके पंचायतों के, जनपद पंचायतों के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? तो संसद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि, देखो पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी सदस्य बन सकता है, विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य, ये दो तो क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। किसके पदेन सदस्य होते हैं भैया? ये पदेन सदस्य होते हैं किसके? ग्राम पंचायत के, ग्राम पंचायत बोल रहा हूं, वेरी सॉरी, जिला पंचायत के, ठीक है। किसके? जिला पंचायत के क्या होते हैं? ये पदेन सदस्य होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? विधान परिषद के सदस्य। सभी राज्यों में विधान परिषद है भी नहीं और विधान परिषद के सदस्य इसके जो सदस्य नहीं बन सकते किसी भी स्तर पे, पंचायत किसी भी स्तर पर किसी भी पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते विधान परिषद के सदस्य। लेकिन संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य ये तो पदेन सदस्य होते हैं किसके? जिला पंचायत के। और पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि वो तो सदस्य रहेगा ही, ठीक है। चलो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, अक्टूबर 2022 तक मध्य प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों की संख्या? अक्टूबर 2022 तक मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायतों की संख्या, जिला पंचायत कितनी है मध्य प्रदेश में? बताइए। अक्टूबर 2022, अक्टूबर ही तो चल रहा है ना, बताइए। यही प्रश्न भगवान करे छप जाए एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हे ईश्वर, यही प्रश्न छाप देना, इन लोगों को बन जाएगा, बहुत ईजी होगा।
है ना, ध्यान रखना। कोई ऐसा होगा जो इसे गलत करेगा, जो नहीं भी पढ़ेगा उसे भी बन जाना चाहिए। 52 जिले हैं और 52 जिला पंचायत हैं। चुनाव हो चुके हैं और 52 जिला पंचायत है अक्टूबर 2022 तक मध्य प्रदेश में, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, है ना, ज्यादा बात करने की इस पर आवश्यकता है नहीं। अब देखो, मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? कई बार ये प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करते हैं? एक प्रभारी मंत्री को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जबकि जिला योजना समिति में जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन नियुक्त होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सचिव होते हैं, वो कौन होते हैं? जिला कलेक्टर। जिला योजना समिति के पदेन सचिव होते हैं, ठीक है। एक प्रभारी मंत्री, बी इज राइट आंसर। बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, दनादन आंसर करो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो गई है। ये सब प्रश्न अब आपसे क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, ठीक है। ये खुशी की बात है। अब बस मैं ये कहूंगा, कंप्यूटर पे, ठीक है, मैथ पर और हिंदी पर भी पकड़ बनाए रखना, ठीक है। हिंदी पर भी पकड़ बनाए रखना निश्चित रूप से, ठीक है। ये 3 चीजें, और जीके जीएस एमपी भी पढ़ा रहा हूं। जीके जीएस की क्लास सुबह 9 बजे यूपी उत्कर्ष पे लग रही है, ठीक है। कुछ साथी आज जुड़े थे। मेरा मानना है कि आप लोगों को समय निकालना चाहिए, ठीक है। और सुबह 9 बजे यूपी उत्कर्ष पर मैं जीके जीएस की जो क्लास ले रहा हूं उसमें भी आप जुड़ो। तो उसमें कुछ जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी एग्जाम में यदि आ जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे, है ना। तो आपको उस सेशन से भी क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। कल मैं आप सबका वेट करूंगा। कुणाल जी, RM बाथम जी, तुषार जी, अमन जी, चंचल जी, भोलू जी, आप सबका मैं वेट करूंगा। कंचन जी, कहां पर वेट करूंगा? यूपी उत्कर्ष पे, ठीक है। 9 बजे पक्का, सुबह 9 बजे आना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? लीजिए भाई, अब यहां पर क्या बोल दिया है, वहां क्या पूछा? एक यहां पर पीछे प्रश्न था, कहां गया भाई? यहां पर पीछे प्रश्न था, यहां पर प्रश्न था, किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। तो देखो, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य दिए थे, तो ये तो पदेन सदस्य होते हैं किसके? जिला पंचायत के। विधान परिषद का सदस्य किसी भी स्तर पर ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहां जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि जिला पंचायत का सदस्य कौन नहीं हो सकता इनमें से? तो देखो, मैंने पहले ही बताया था ना, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये दोनों तो क्या होते हैं? आपके पदेन होते हैं, ठीक है, पदेन होते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो भी आपका पदेन क्या कहलाता है? जिला पंचायत का सदस्य कहलाता है। जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो भी जिला पंचायत, अध्यक्ष जो होते हैं वो जिला पंचायत के क्या कहलाते हैं? सदस्य कहलाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष, कौन है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष? सरपंच जी हैं। और आप सोचिए कि एक जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? सभी सरपंचों को आप जिला पंचायत का सदस्य बना दोगे तो जब जिला पंचायत की बैठक होगी तो आपको मैदान में वो बैठक आयोजित करानी पड़ेगी, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा मतलब समझने लायक बात है, ठीक है, कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष, सरपंच है, वो इसका सदस्य नहीं बन सकता या नहीं होता है, ठीक है। सी इज राइट आंसर। ये सब आए हुए प्रश्न है एक्चुअल में, है ना, आए हुए प्रश्न। एक ही साथ हमने उसको ग्राम पंचायत को, प्रश्नों को पहले भी हमने कई प्रश्न ये करे हुए हैं, लेकिन हम उसको अलग अलग कर रहे थे, शिफ्ट वाइज कर रहे थे, सभी पेपर्स को वहां कर रहे थे। अब हमने उन सभी प्रश्नों को एक साथ ले लिया ताकि आपको एक साथ इनकी प्रैक्टिस आप करिएगा। इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लेना और इन प्रश्नों को एक बार और आप नोट कर लेना, इन प्रश्नों के आंसर आप देख लेना। अब देखो, राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षक की जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति की शक्तियां किसके पास होती हैं? ठीक है, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के पर्यवेक्षक की जिला पंचायत में, जिला पंचायत स्तर पर जो प्रतिनियुक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं? राज्य सरकार के पास ही होती हैं। किसके पास होती हैं? राज्य सरकार के पास ही होती हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार ही ये प्रतिनियुक्तियां कर सकती हैं। नेक्स्ट देखें, एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? भाई जिला परिषद है, देखें, है ना, जिला परिषद है और जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो केवल और केवल राज्य सरकार भंग कर सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है पंचायती राज किसका विषय है? पंचायती राज किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, राज्य का विषय है। और जब राज्य का विषय है तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? किसी भी जिला परिषद को, जिला परिषद की बात हो रही है ना, जिला परिषद को भंग कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन से होते हैं? अब देखो यहां पर यही बात मैं कहते आ रहा हूं, एक आप देखें प्रश्न बने हैं, एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से आपको बना के दिया हुआ है आपके सामने, है ना। तो आपको चीज एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर वही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जिला पंचायत स्तर पर जो पदेन सदस्य कौन होता है, तो केवल विधायक, केवल सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद दोनों। तो इसमें आंसर होगा डी इज राइट आंसर, विधायक और सांसद दोनों, ठीक है, विधायक और सांसद दोनों, डी आंसर है। यदि किसी भी स्तर पर पंचायती अध्यक्ष, ये इस पॉइंट को आप समझ लो, क्या बोल रहे हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ देता हूं। यदि किसी भी स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से किसे आवश्यक रूप से वर्गों से संबंधित, इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ये कहना क्या चाह रहे हैं उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जिला पंचायत है, जिला पंचायत है या जनपद पंचायत है, ठीक है, या फिर ग्राम पंचायत है। इसमें इनका कहना यह है कि जिला पंचायत स्तर पे यदि मान लीजिए ये हुआ है कि जो अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष साहब हैं, ये किस वर्ग से हैं, ये सामान्य वर्ग से हैं। इनका सिंपल सा कहना है कि जो अध्यक्ष जो बन गए हैं, मान लीजिए वो सामान्य वर्ग से हैं, तो अब इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो अनिवार्य रूप से, उपाध्यक्ष जो होंगे वो अनिवार्य रूप से कौन होंगे, तो वो या तो ओबीसी हो, या फिर वो एससी हो, या फिर वो एसटी हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्तर है, चाहे वो यही चीज जनपद पंचायत स्तर पे है, ग्राम पंचायत, कि यदि जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं, तो जो उपाध्यक्ष होंगे वो किससे हों, ओबीसी, एससी या एसटी से हों। समझ गए बात को? बहुत अच्छी बात है सपना पटेल जी, यही चीज तो आपको बाकी लोगों से आगे ले जाएगी ना, कि आपने ये पेपर इतनी बार लगा लिया है और लगा रहे हो कि जब ये प्रश्न आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर याद नहीं आएगा, वो अब छपा हुआ है आपके दिमाग में, आंसर सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उपाध्यक्ष, है ना, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना किसका कर्तव्य है? बताइए भाई, किसका काम है कि जो जिला पंचायत निधि से धन को लेगा और उसे वितरित करेगा? तो ये है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का काम, ठीक है। सीईओ जो होता है वो ये कार्य करेगा। बिल्कुल राज्य सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची है, ठीक है, अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची है उसमें उल्लेखित है कि पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय है। समझ रहे हैं बात को, है ना? सॉरी, कोई मुझे बता सकता है कि जो हमारे यहाँ पे जो सरपंच साहब होते हैं उनको कितनी राशि मिलती है? बताएगा क्या कोई? कोई बताएगा मुझे? सरपंच साहब होते हैं उनको कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है? अरे भाई चमचम होगी भोलू जी के मुंह में, ठीक है, चमचम, चमचम समझ रहे हो ना, ठीक है, कटंगी के रसगुल्ले होंगे भोलू जी के मुंह में, और यही सब आए और ये सब आपसे बन जाए, ठीक है। 5,000 बोल रहे हो, 3,000 रुपए बोल रहे हो, कंफर्म बोल रहे हो? पता है किसी को, कोई के परिचित का कोई रिलेटिव अभी जो कोई ऐसा जुड़ा हो जिनके घर में कोई सरपंच हो? पता है क्या? आई थिंक नहीं चलेगा गुरु कुणाल जी, एग्जैक्टली बताओ। मनीष दुबे सॉरी, 2500, 2,000 तक आ गई है बात, कंफर्म बताओ गुरु।
1,000, 10,000, 3,000 रुपए मिलते हैं। यशवंत सोनी, ये कहां से बोल रहे हो कि ये आपके 3,000? पंच को तो 600 रुपए मिलते हैं। चलो ठीक है, नहीं पता सर, गांव में नहीं रहते। नहीं तो जो रहते हैं उनसे पूछ रहे, रिलेटिव्स तो रहते होंगे, कोई ना कोई परिचित का दोस्त होगा, गांव में रहता होगा, सरपंच के कोई घर परिवार से होंगे। बताओ भाई कितना मिलता है? तो देखो, अब ये सरपंच, अब ये तो नेट पे प्रॉपर नहीं आ रहा, नेट वगैरह पे क्या लिखा है कि 5 से 10,000 रुपए मिलते हैं, ऐसा लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, यदि मैं आपको बताऊं तो 1750 रुपए जो मैंने अभी तक जानकारी जुटाई है, ठीक है, 1750 रुपए मंथली मिलता है सरपंच को। सरपंच की जो सैलरी है हमारे मध्य प्रदेश में वो 1750 रुपीज है, 1750। अब पूछ लेना, नहीं पूछा है पूछ के बताना, आप लोग कमेंट करना, ठीक है, पता करिएगा। मैंने जो पता किया वो 1750 रुपए है। थोड़ा आप लोग भी बताइएगा। सर प्रसाद को 1500 मिलते थे पिछली पंचवर्षीय में। प्रसाद बोल रहे हो, प्रसाद बोल रहे हो? 1750। थोड़ा सा आप लोग भी अपने स्तर पे पता करिएगा, यदि आपके रिलेटिव में कोई सरपंच हो या कोई हो, बता दे वो आपको, नहीं तो सोचेंगे क्यों पूछ रहा है, कल को आय से अधिक संपत्ति का केस ना दर्ज करवा दे कि इन्हें तो 1750 मिलते और इनके यहाँ पे कारें क्यों खड़ी हैं सरपंच जी के यहाँ पे, है ना। देख लेना। जिला योजना समिति के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखो, मैंने जिला योजना समिति का अध्यक्ष बताया था कि इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई साहब? अध्यक्ष होता है प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री होते हैं, प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके सचिव के रूप में काम करते हैं जिलाधीश, ठीक है, डी इज राइट आंसर, जिलाधीश, ठीक। पार्षद की नहीं बोल रहा हूं मैं, पार्षद नहीं, सरपंच साहब की बोल रहे हैं, ठीक है। जिला स्तर पर राजीव गांधी वाटरशेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी है? बताइए भाई, कौन उत्तरदायी है? जिला स्तर पर राजीव गांधी वाटरशेड जो मिशन है, इसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी है? तो इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, ठीक है, सीईओ। 1750। मनरेगा की मजदूरी मध्य प्रदेश में यदि देखी जाए तो लगभग 197 रुपीज बताई जा रही है, यादव जी, ठीक है। तो भाई आप लोग सरपंच की सैलरी पता करके बताना। मैंने तो 1750 बता दिया, अब आप क्या बताते हो ये पता करके बताना। एक्चुअल में सर्च वर्च नेट पे सर्च मत करना गुरु, नेट पे तो 5 से 10,000 बता रहे हैं, ठीक है। तो नेट पे ना जाके आप कोई सरपंच हो उनसे पूछ लेना, बता दे तो बोलना सर पढ़ने के लिए पता कर रहे हैं, चिंता मत करिए, कोई शिकायत नहीं करेंगे ना। 197 रुपीज। सपना पटेल जी बोल रही हैं 204 रुपीज है। सपना जी, मैंने जो ग्राम सचिव होते हैं, एक मित्र हैं, उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि सर अभी जो दे रहे हैं वो 197 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। मैंने ग्राम सचिव से बात की थी, 197 रुपीज बता रहे थे वो, ठीक है। चलिए, तो ऋतिक श्रीवास्तव कह रहे हैं 204 रुपए। चलिए, अब बोल रहे हैं 210 हो गई है, तो वो राशि बढ़ती रहती है, वो आएगा भी नहीं एग्जाम में मुझे लगता है, क्योंकि ये ना काफी फ्लैक्चुएट होती रहती है ये राशि, है ना। अब देखो, रजक साहब बोल रहे हैं पहले 204 थी, अब 20 रुपए प्लस हो गए, 224 हो गई है, ठीक। अगली बार मैं सरपंच बनूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रख रहे हैं साथियों। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें अपने साथियों को। हम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, है ना। अभी और पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज, अब कल पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं, चिंता मत करिए, एक एक बार एक एक चीजें करके लेके आ रहे हैं। फिर इनके अनुच्छेद लेके आ जाएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है, तो वो भी याद हो जाएंगे। कुछ जो अधिनियम की धाराएं हैं, महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उन पे भी हम प्रश्न लेके आ जाएंगे आपके लिए, ताकि वो प्रश्न भी आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। बीच बीच में इनसे संबंधित जो प्रश्न अभी छूट भी रहे होंगे वो भी हम क्या करेंगे, कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल 6 बजे मैं आप सबका इंतजार करूंगा। वैसे आप 9 बजे भी यूपी उत्कर्ष पे भी आ सकते हैं जीके जीएस की क्लास के लिए। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।